हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। थंबनेल देख के आप ये तो समझ ही गए होंगे कि आज के इस वीडियो का टॉपिक क्या है। इस वीडियो में मैं आपको उन गलतियों के बारे में बताना चाहता हूँ जो मैंने अपने 3 साल में की, जिनकी वजह से मेरे को 3 साल तक नीट में सेलेक्ट होने के लिए वेट करना पड़ा। जैसा कि हम जानते हैं कि इंसान है तो गलतियां हो सकती है, प्रिपरेशन के दौरान हो सकता है कि आपसे कोई गलती हो जाए, लेकिन अगर यही गलती आपके फेलियर का कारण बन जाए, अगर यही गलती आपका 1 या 2 साल खराब कर दे, तो इस गलतियों को अगर हम टाइम रहते सुधार कर ले या अगर इनको शुरुआत से ही अवॉइड करें तो इससे बेहतर कोई बात हो नहीं सकती। आज इस वीडियो का मकसद मेरा सिर्फ इतना सा है कि जो गलतियां मैंने की, अगर उन गलतियों को आप पहले ही जान ले, अगर उन गलतियों को आप न दोहराए, तो आपका 1 या 2 साल बच सकता है। सबके अंदर डिटर्मिनेशन का जो लेवल होता है वो अलग अलग होता है। जहाँ मैं थर्ड ड्रॉप तक भी डिटरमाइन रहा कि मेरे को सेलेक्ट होना है, हो सकता है कोई स्टूडेंट ऐसा भी हो सकता है जो सेकेंड ड्रॉप तक आते आते एग्जॉस्ट हो जाए, उसके अंदर अपने ड्रीम को पूरे करने का जो दृढ़ निश्चय है वो धीरे धीरे कम होने लग जाए। तो अगर वे स्टूडेंट्स इन गलतियों को अवॉइड करें, उनको कॉमिट ही न करें, तो शायद उनका 1 या 2 साल खराब नहीं होगा एंड वे अपने जो इस ड्रीम है उसको आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो आइए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए मैं आपको अपने एक एक एरर को एलोब्रेट करके बताता हूँ कि मेरे से वे क्या गलतियाँ हुई जिनकी वजह से मेरा 2 साल तक सिलेक्शन नहीं हुआ एंड तीसरे साल मैंने किन गलतियों को अवॉइड किया कि जिस वजह से मेरा सिलेक्शन हो पाया। जो सबसे पहली गलती मैं मेरी मानता हूँ या इसे मैं अगर मिसकंसेप्शन कहूँ तो वो ये है कि कंप्लीटली कोचिंग पे डिपेंड रहना। जब मैं 11th-12th जेएनवी से पढ़ रहा था तो वहाँ पे मेरा बायोलॉजी अच्छा था और मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री वीक था, पर वहाँ पे मैंने कभी इस बात पे फोकस नहीं किया कि मैं मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करूँ, क्योंकि मेरा मानना ऐसा था कि भले ही आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री वीक हो, अगर आप एक फेमस कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ जाके वहाँ के टीचर आपको सब कुछ पढ़ा देंगे, आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। लेकिन ये थॉट बिल्कुल ही गलत साबित हुआ। मैं जानता हूँ कि कोचिंग एक स्टूडेंट को अच्छा गाइडेंस देने के लिए ज़रूरी होता है। वो उसको ये सब कुछ सिखाता है कि उसको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कैसे उसको टाइम मैनेज करना है। लेकिन कंप्लीटली कोचिंग पे डिपेंड रहना अपने लिए सबसे बेवकूफ़ी वाली बात हो सकती है। ये आप जान लें कि सिलेक्शन आपका कोचिंग नहीं करवाती है, सिलेक्शन आपका हार्ड वर्क ही करवाता है। आप कितने सेल्फ डिसिप्लिन है, आप कितने डिटरमाइंड है, आप कितना टाइम मैनेज करते हैं, तब ये बातें डिसाइड करती है कि आप सेलेक्ट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। किसी फेमस कोचिंग से आपका ज्वाइन होना ये बिल्कुल डिसाइड नहीं करता कि आप सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे। आप कई से छोटी सी कोचिंग से भी पढ़ के सेलेक्ट हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि आपने बहुत अच्छी कोचिंग ज्वाइन की और आप सेलेक्ट ना हो। तो मैं आपको इतना सा कहना चाहूँगा कि कंप्लीटली अपनी कोचिंग पे डिपेंड न रहें, अपने लेवल पे अपना हार्ड वर्क करते रहें। कोचिंग आपको गाइड करेगा, आपको पाथ दिखाएगा, लेकिन उस पाथ पे चलना आपको है। उस पाथ पे जितनी भी परेशानियाँ आएगी, जितने भी हर्डल्स आएँगे, वो सभी आपको खुद को फेस करने हैं। ये एक समझने वाली बात है कि जब आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इस रास्ते में बहुत सारी परेशानियाँ आएगी, उनको आपको फेस करना ही पड़ेगा। इस एग्ज़ाम के साथ-साथ आपको लाइफ़ के कई ऐसे हार्श एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, जिनसे आप सीखेंगे कि अगर आप ऐसे हैं, तो अब आपको क्या करना है कि आप इससे भी अच्छा कर पाएँ। दूसरा जो मैं मेरा एरर मानता हूँ या जो मिस्टेक मानता हूँ जो मैंने की, वो ये है कि मेरा कलेक्टिव नेचर होना इन स्पाइट ऑफ सेलेक्टिव। मैं जब नया-नया कोचिंग जॉइन करने गया तो मेरे को ऐसा लगता है कि बड़ी-बड़ी बुक्स पढ़ के जो खरीदते हैं लोग, वो अगर अपन पढ़ेंगे तभी हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं नीट में। उसके बाद जब मैं कोचिंग में भी पढ़ता था, तो मैं ये था कि मैं जैसे बायोलॉजी मेरे को अच्छा लगता था तो मैं मॉड्यूल में ही मतलब पढ़ता रहता था, उसको जितना अच्छे से पढ़ सकता था उतना पढ़ता था। ये जानते हुए भी कि मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री वीक है, मैं बायोलॉजी पे ही ज़्यादा फोकस करता था एंड फिजिक्स केमिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया। अपन सब जानते हैं कि जो अपन पढ़ते हैं वो कभी वेस्ट नहीं जाता है, नॉलेज हमेशा काम आता। लेकिन क्या ऐसा नॉलेज जो आपके सिलेक्शन को ही रोक दे, ऐसा नॉलेज ज़रूरी नहीं है।
ऐसा कंसेप्ट क्लियर करना क्या काम का कि वो आपके सिलेक्शन को ही रोक दे। मेरे में ऐसा था कि मैं बायोलॉजी इतना ज़्यादा पढ़ता था कि मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री पे फोकस नहीं किया, इस वजह से फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरे बायोलॉजी में 300 मार्क्स आए थे एंड फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत ही कम मार्क्स आए थे, इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो दूसरी गलती को अगर कंक्लूड करूँ तो वो यही है कि प्लीज़ आप सभी सब्जेक्ट जितने भी हैं उनको इक्वली इम्पोर्टेंस दें। अपनी जो वीकनेस है उस पे ज़्यादा काम करें, अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको पहचानें, उसको थोड़ा कम टाइम दें, ताकि आप उन लोगों के बराबर आ सके जिनसे आप पीछे हैं, कम से कम उस एरिया में काम करके जहाँ पे आप वीक हैं। तो हर सब्जेक्ट को इक्वली टाइम अलॉट करें, अपनी स्ट्रेंथ पे ध्यान दें और अपनी वीकनेस पे भी उतना ही ध्यान दें। तीसरी गलती जो मैं मेरी मानता हूँ कि जो मैंने की थी वो ये थी कि लैक ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा था, जब मैं सेकेंड अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो हमेशा यही है कि जैसे फिजिक्स में शॉर्ट फार्मूलाज बना लिए, केमिस्ट्री में शॉर्ट फार्मूले बनाए, उनको याद करने पे फोकस करता था। बल्कि ये नहीं किया मैंने कभी कि मैं ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस कम होने की वजह से मेरे को दूसरे अटेम्प्ट में टाइम मैनेज ही नहीं हो पाया एंड मैं सही से पूरा पेपर भी अटेम्प्ट नहीं कर पाया था। बायोलॉजी सही से की थी एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में एवरेज मार्क्स आ गए थे, लेकिन पूरा सही से अटेम्प्ट न करने के कारण इसमें भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था एंड ओनली 570 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 720। इससे BDS BMS वगैरह ये मिल रहे थे, लेकिन मेरा जो ड्रीम था एम्स कॉलेज का वो इससे पूरा नहीं हो रहा था। इसलिए मैंने फिर डिसाइड किया कि अब एक बार और प्रिपेयर करूँगा, ताकि जो ड्रीम है उसे पूरा कर सकूँ एंड लाइफ में आगे कभी इस चीज़ का रिग्रेट न रहे कि तू एक बार फिर कर सकता था और तूने ऐसा किया नहीं। तो यही है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कम की, इस वजह से टाइम मैनेज नहीं हुआ एंड सेकंड अटेम्प्ट में भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। इसके साथ जो मैं मेरी तीसरी या बोले कि चौथी गलती जो मानता हूँ वो ये है कि मॉक टेस्ट कम दिए एंड उनका एनालिसिस बिल्कुल ही नहीं किया। फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट की प्रिपरेशन के टाइम मैंने मॉक टेस्ट बहुत ही कम दिए थे। कोचिंग में जो लगते थे उनको भी मैं स्किप कर देता था। सेकंड अटेम्प्ट के दौरान जो मैंने DLP ज्वाइन की एलन से, तो वहाँ पे भी मैंने लास्ट तक आते आते मॉक टेस्ट देना बहुत कम कर दिया था, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि मैं मेरे सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस करता हूँ इंस्टेड ऑफ कि मॉक टेस्ट के लिए प्रिपेयर करूँ। इससे हुआ ये कि जो एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने का जो स्किल होता है वो सही से डेवलप नहीं हो पाया एंड साथ में पेपर कम देने के साथ साथ जो एनालिसिस नहीं किया उनका, उस वजह से मेरे को मेरी जो अंदर जो मैं मिस्टेक्स थी, किस टॉपिक में मैं वीक था वो भी मेरे को सही से पता नहीं पड़ पाया एंड इससे मैं मेरा इम्प्रूवमेंट सही से नहीं कर पाया। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है, हो सकता है आपको लगे कि आपका सिलेबस पूरा नहीं है, हो सकता है मॉक टेस्ट से पहले आपको ऐसा लगे कि आपने अभी तक पूरा अच्छे से पढ़ा ही नहीं है। तो एक बात जान लीजिए, ऐसा कभी नहीं होता है कि आपको मॉक टेस्ट से पहले ऐसा लगे कि आप पूरी तरह से इसके लिए प्रिपेयर है। 100% प्रिपरेशन आपको कभी फील नहीं हो सकती, इसलिए आप जितना भी पढ़े हैं कम से कम अपने मॉक टेस्ट दे के आइए। ये गलती आपको बहुत भारी पड़ सकती है कि आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। मॉक टेस्ट को दीजिए, जितने मार्क्स आए उन्हें केयरफुली हैंडल कीजिए एंड उसका एनालिसिस कीजिए। अगर मार्क्स कम आए तो आपको कहाँ गलती हुई उसको चेक करिए एंड अगले मॉक टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। तो ये भी है कि प्लीज़ मॉक टेस्ट को अवॉइड ना करें, इनको स्किप ना करें, इनको प्रॉपर्ली अटेम्प्ट करें एंड अटेम्प्टिंग के साथ साथ इससे भी इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि इसका एनालिसिस करें, क्योंकि मॉक टेस्ट का मेन मकसद ये नहीं है कि आप कितने मार्क्स ला रहे हैं, आपके कितने मार्क्स कट रहे हैं ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ये पता पड़ना चाहिए कि आपको कौन से टॉपिक्स नहीं आते हैं और उन पे आपको कितना टाइम अलॉट करना है। इस गलती के बाद अगर मैं एक और गलती बताऊँ वो ये थी जो मेरे, वो था सोशल मीडिया पे थोड़ा एक्टिव हो जाना। क्योंकि मैं ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं यूट्यूब से पढ़ता था अलग पांडे सर से एंड जो मेरा लास्ट अटेम्प्ट था उसके लिए मैंने लक्ष्य बैच ज्वाइन किया था फिजिक्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो होता ये था कि पढ़ते-पढ़ते फिर कभी-कभी बोरियत होने पे मैं यूट्यूब पे कुछ एक्स्ट्रा वीडियो देखने लग जाता था, तो उससे शुरुआत में तो लगता था कि चलो ठीक है माइंड फ्रेश हो रहा है, लेकिन कब फिर इससे 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा निकल जाते थे, इससे पता भी नहीं पड़ता था। इससे वो देखने के बाद ऐसा नहीं कि मैं रिलैक्स फ़ील नहीं होता था, लेकिन साथ में प्रेशर भी क्रिएट होता था माइंड पे, एक मतलब इनसिक्योर फीलिंग आती थी कि नहीं तूने आज इतना टाइम वेस्ट किया है, ये तेरे को आगे जाके बहुत ही भारी पड़ने वाला है। ऐसी हर रोज़ आने वाली फीलिंग आपके पोटेंशियल को कम करती है, आपके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको कम करती है।
तो आप प्लीज़ थोड़ा सोशल मीडिया से दूर रहें। अपने ड्रीम के लिए अपन इतना तो कर ही सकते हैं कि थोड़े दिन सोशल मीडिया को यूज़ कम से कम करें। ऑनलाइन पढ़ते हुए अगर आपको डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, तो आप कुछ भी करके ऐसे मेथड्स इम्प्लीमेंट कीजिए कि जिससे आपका सोशल मीडिया पे कम से कम टाइम वेस्ट हो। यूट्यूब से पढ़ते टाइम अगर आपको यूट्यूब से डिस्ट्रैक्शंस है, तो अपनी आईडी चेंज कर दीजिए। इंस्टाग्राम एंड फेसबुक को ना के बराबर यूज़ करें, क्योंकि ये चीज़ें टाइम की डिमांड है। इस नीट के कॉम्पिटिशन में इस चीज़ की बहुत ही डिमांड है कि आप सोशल मीडिया से दूर रहें। उसके बाद जो इतनी गलतियाँ थी, एक गलती जो 6 जिसे मैं बोलता हूँ वो ये है कि मैंने फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट की प्रिपरेशन के टाइम में नीट के पीवाईक्यू अटेम्प्ट ही नहीं किए, एक्सेप्ट बायोलॉजी के। मैंने बायोलॉजी मेरे को जो कि अच्छा लगता था उसके मैंने पीवाईक्यूज़ किए थे, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैंने नीट के पीवाईक्यू क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किए। इससे हुआ ये कि मेरे को इस चीज़ का पता ही नहीं पड़ा कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस जो नीट में पूछे जा रहे हैं उनका लेवल किस तरीका है और मुझे उनको किस तरीके से हैंडल करना है। अगर मैं नीट के पीवाईक्यू करता तो मेरे को इससे इतना पता पड़ता कि तेरे को बायो में इतने क्वेश्चंस करने में इतना टाइम लग रहा है, फिजिक्स में 45 क्वेश्चंस करने में इतना टाइम लग रहा है, केमिस्ट्री में इतना टाइम लग रहा है, तो इससे मैं टाइम मैनेजमेंट का स्किल सीख पाता। लेकिन ये गलती मेरे को सेकंड अटेम्प्ट के एंड तक भी रियलाइज़ नहीं हुई और इसका मेरे को रिजल्ट्स भी फेस करने पड़े कि मेरा सिलेक्शन एमबीबीएस के लिए नहीं हो पाया। तो ये वे सारी गलतियाँ थी जिनको मैंने प्रिपरेशन के जो 2 इयर्स थे उनके अंदर इनको कमिट किया और जिस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। थर्ड अटेम्प्ट तक आते आते मेरे को मेरी ये सारी गलतियाँ अच्छे से रियलाइज़ हो गई थी एंड मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि अब इन गलतियों को चाहे कुछ भी हो जाए रिपीट नहीं करना है, क्योंकि ये अब लास्ट चांस था मेरे लिए अपने आप को प्रूव करने के लिए कि नहीं, मैं एमबीबीएस के काबिल हूँ, मैं भी डॉक्टर बन सकता हूँ। इस वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ इतना सा मकसद था कि मैं आप इन गलतियों से सीखें, क्योंकि समझदार वही है जो दूसरों की गलतियों से सीख के जल्दी ही सावधान हो जाए। अगर आप इन गलतियों को करते हैं तो आपको शायद मेरी तरह कई सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है एंड मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि जो प्रॉब्लम मैंने फेस की वो आप भी करें। जब आपको कोई गाइड कर सकता है, जब आपको कोई पहले ही सब बुरे परिणाम बता सकता है इन गलतियों के, तो आप इन गलतियों को न करें तो आप ज़्यादा समझदार साबित हो सकते हैं। तो बस यही कहना चाहूँगा, जितना हो सके इन गलतियों को अवॉइड करें। मैं तो ये कहूँगा कि इन गलतियों को अटेम्प्ट ही ना करें, क्योंकि ये गलतियाँ आपका नुकसान करेगी। इस बात का सबूत मैं खुद हूँ, मेरे को इन गलतियों से बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। अगर आपको ये सारी बातें सही लगे तो आप इनको अपनी लाइफ में, अपने जो डेली स्टडी का जो शेड्यूल है उनके अंदर इम्प्लीमेंट करें। आप पाएंगे कि आपको एक अच्छा सेटिस्फैक्शन फील होता है, आपको ये भी महसूस होगा कि आप ऑनेस्ट है, आप अच्छे से हार्ड वर्क कर रहे हैं। बस इतना सही कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच।